हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी माई क्रूअल लव पार्ट 26 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले भाग में देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होते ही रुद्र की मोबाइल की रिंग बजी। वह बिना देरी किए फ़ोन उठाया और उसके चेहरे पर घबराहट और परेशानी झलक उठा। वह जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकला। वह जैसे ही घर पहुंचता है, सभी के चेहरे की रंग उड़ गए थे। वह पूछा, क्या हुआ सनाया को? बताइए, आप सब खामोश क्यों हैं? वह ठीक है ना? तभी डॉक्टर उसे देखकर बोले, उन्हें पैनिक अटैक आया था मिस्टर रुद्र। नाउ शी इज़ आउट ऑफ डेंजर, बट यू मस्ट टेक केयर ऑफ हर। कोशिश कीजिए कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। डॉक्टर चले जाते हैं। तभी विजय जी बोले, उसे सच मालूम चल गया है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हुआ सब सुन लिया था। तब से डरी और सहमी सी हुई है। उसे यही लग रहा है कि कैलाश कभी भी उस तक पहुंच सकता है और फिर उसे वही सब झेलना पड़ेगा जो उसने सहा है। इधर दूसरी ओर मित्रा माया के पास जाती है। तभी माया पूछती है, क्या ऐसी बात हो गई जो तुम मुझसे अकेले मिलना चाह रही थी? मित्रा सीधे पूछी, मधु कौन थी और उसका रुद्र के साथ क्या कनेक्शन है? हमें सब जानना है। माया पूछती है, तुम्हें क्यों जानना है? तुम दूर रहो इन सब से। प्लीज़ माया, हमें सच में जानना है और तुम्हारे सिवा हमें कोई कुछ नहीं बताने वाला। हम मिस्टर रुद्र की मदद करना चाहते हैं। क्यों मधु का नाम आते ही वो इमोशनल, गुस्सा, कठोर सब बन जाते हैं? प्लीज़ माया, हमें सब जानना है। माया ने एक गहरी सांस ली और बोली, मधु कैलाश और रुद्र के अपने सगे मामा की बेटी है। अपने दोनों भाइयों से भी ज़्यादा प्यार और दुलार उसने रुद्र को किया था। जब रुद्र की माँ गुजर गई थी तो वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तब उसे लक्ष्मी मामी और मधु ने ही संभाला था। हमने देखा था कि छोटी होते हुए भी रुद्र को माँ और बहन दोनों का प्यार वो देती थी और रुद्र भी उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। MBA कंप्लीट करने के बाद हम सब वापस दिल्ली आ गए और रुद्र अपने डैड का बिजनेस संभालने लगा। बहुत मेहनत करता था, रात दिन बस काम और उसका रिजल्ट यह हुआ कि वह बहुत जल्दी सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उस समय कैलाश अंकल का दिल्ली में पूरी पकड़ थी। उनका बिजनेस का दबदबा था, लेकिन रुद्र के आने के बाद उनका बिजनेस धीरे धीरे चौपट होने लगा और वह रुद्र को अपने साथ काम करने का ऑफर किया। उस दिन कैलाश और रुद्र आमने सामने थे। तभी कैलाश ने कहा, भांजा, तू अभी नया है इस बिजनेस में, हमारे साथ आजा, पूरे दिल्ली पर राज करेंगे। रुद्र थोड़ा शांत रहा, उनकी बात सुनता रहा और फिर बोला, मैं बिजनेस जरूर करता हूँ मामा, लेकिन ईमानदारी से, अपने वसूलों पर। और तुम बिजनेस के नाम पर अपने देश और अपने लोगों के साथ गद्दारी करते हो। तुम जो करप्शन कर रहे हो ना, खबर है मुझे सब। इसलिए आखिरी बार समझा रहा हूँ, छोड़ दो और ईमानदारी से बिजनेस करो। तो कैलाश अपने गुस्से में मिलावटी हंसी हंसते हुए कहा, सोचा था कि मामा और भांजा साथ में काम करेंगे, लेकिन तू तो मुझे बिजनेस कैसे करना है ज्ञान देने लगा। भांजा, 20 सालों से इसी लाइन में हूँ, पूरे रियल एस्टेट का मालिक हूँ। तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। देखते हैं मामा। रुद्र अपनी कुर्सी से उठते हुए और अपने चेहरे पर ब्लैक गॉगल डालते हुए कहा, देखते हैं आगे कौन टिक पाएगा। दोनों के बीच में साइलेंटली कंपटीशन शुरू हो गया था। रुद्र का जोश हाई था और दिमाग चीते से भी ज़्यादा तेज था। उसके बिजनेस करने के नए नए तरीके थे और वो अपने हर काम का डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू कर दिया और इसे बहुत जल्द पॉपुलर होते चला गया। और इधर कैलाश का बिजनेस में काफ़ी लॉस होने लगा था और वह रुद्र को बर्बाद करने का प्लान बनाने लगा। लेकिन ऋषि, मैं और रोहन उसके हर प्लान को फेल कर देते थे। लक्ष्मी मामी और मधु को उन दोनों के बीच की कंपटीशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मधु के लिए रुद्र उसके अपने भाइयों से भी बढ़कर था। उस दिन रुद्र घर पर था और मधु उससे मिलने आई थी। अरे मधु, तुम, क्या बात है? अचानक अपने भाई की याद कैसे आ गई? आप तो हमेशा याद आते हो भाई, लेकिन बहुत ही ज़रूरी काम है जो आप ही कर सकते हैं। मधु ने कहा, क्या बात है? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? रुद्र ने पूछा। भाई प्लीज़, मुझे लंदन जाना है और पापा मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। दोनों भाइयों को तो नहीं रोकते जाने से, फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं? इसलिए कि मैं लड़की हूँ। कैसी बातें करी है? तू क्या किसी से कम है? लेकिन पूरी बात तो बता।
क्या हुआ है? वह बोली, भाई हमारे कॉलेज से हर साल 20 लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता है लंदन में पढ़ने के लिए। वे स्कॉलरशिप पर जाती हैं। उनका सारा खर्च ट्रस्ट उठाता है और इस बार मैंने भी फॉर्म डाल दिया, लेकिन वो मेरे फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्यों? रुद्र ने पूछा। क्या भाई, अब भूल गए? कॉलेज का ट्रस्टी पापा भी हैं और वो नहीं चाहते कि मैं लंदन जाऊं। तुझे लंदन जाना है ना, तो तू पक्का जाएगी। मैं कॉलेज के डीन से बात करता हूँ, तू जो चाहे करेगी, देखता हूँ तुझे कौन रोकता है। रुद्र ने कहा तो मधु उसके गले लग गई। यू आर दी बेस्ट भाई, आई लव यू सो मच। इधर कैलाश के घर में जब कैलाश को पता चला कि मधु को लंदन भेजने के लिए रुद्र कॉलेज के डीन से बात करने वाला है, तो वह गुस्से से बौखला उठा। दरअसल कॉलेज के ट्रस्टी में से एक ट्रस्टी कैलाश भी था, इसलिए कॉलेज में क्या होगा कैसे होगा उसे सब मालूम होता था। तो वह मधु पर बिगड़ते हुए बोला, जब मैंने मना किया था तो तू उस रुद्र से क्यों मिलने गई? तू मेरी बेटी है, तो वह कैसे डिसीजन ले सकता है कि तू लंदन जाएगी या नहीं? मधु ने कहा, मैं क्यों नहीं जा सकती पापा, मुझे जाना है। मैं आगे की पढ़ाई लंदन से ही करना चाहती हूँ। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं और इसमें बुराई क्या है? हमारे कॉलेज से हर साल 20 लड़कियां जाती है स्कॉलरशिप पर, तो मैं क्यों नहीं जा सकती उन लड़कियों में से? इसलिए मैंने भी इस साल फॉर्म डाला है। प्लीज पापा मुझे जाने दीजिए। तभी रमन ने कहा, तू इतनी बड़ी हो गई है कि अब हमसे जवाब सवाब करेगी? जब डैड ने मना कर दिया कि तू लंदन नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, बस। और वह रुद्र खुद का तो परिवार नहीं है, हमारे परिवार का डिसीजन लेने चला है। बस भैया, मधु ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग इतना नफरत क्यों करते हैं रुद्र भैया से। मैं उनके पास गई थी मदद मांगने, और पापा प्लीज, मैं भी आखिरी बार कह रही हूँ, मैं लंदन जाऊंगी, मुझे जाना है। कहकर मधु अपने कमरे में चली गई। मधु के कमरे में जाने के बाद कैलाश और रमन के बीच में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कैलाश ने रमन से कहा, तुम्हें पता है कि मधु को लंदन जाने से हमें रोकना ही होगा, वरना उसे हमारा सच मालूम चल जाएगा, और यदि उस रुद्र को कुछ भी भनक हुई तो वह हमें छोड़ेगा भी नहीं। रमन ने कहा, डैड, यदि मधु लंदन जाना ही चाहती है तो हम अपने तरीके से उसे भेजते हैं, उसे तो बस लंदन जाने से मतलब है ना। इधर रुद्र ने कॉलेज के डीन से बात की और उस दिन को मधु का फॉर्म एक्सेप्ट करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि रुद्र उसके कॉलेज के हाईएस्ट डोनेशन देने वाला व्यक्ति था। वह मधु को लंदन भेजने के लिए उसका फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है। सब कुछ ठीक था। मधु बहुत खुश थी कि वह लंदन जाएगी और उसके जाने की सारी जिम्मेदारी रुद्र ने उठाई। और एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन संडे था। रुद्र का उस दिन अपने इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। उसके मोबाइल पर लगातार रिंग आ रही थी, लेकिन साइलेंट होने की वजह से उठा नहीं पाया। मीटिंग ओवर होने के बाद जब रुद्र का ध्यान अपने मोबाइल पर गया तो उसका होश उड़ गया। मधु का फोन था और उसने जल्दी ही कॉल बैक किया, लेकिन मधु ने इस बार फोन नहीं उठाया। वह घबरा गया। मैंने और इसी ने मधु के फोन को ट्रेस किया और पाया कि वो अपने कॉलेज में है। दिमाग ठनका थोड़ी देर के लिए कि संडे के दिन कौन सा कॉलेज खुला रहता है। फिर हमें लगा कि शायद एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे। हम सब उसके कॉलेज पहुंचे और जैसे ही बिल्डिंग के अंदर जाने के हुए, मधु की एक दर्द से भरी चीख और उसकी बॉडी हमारे सामने पड़ी थी। बिल्डिंग से वह रुद्र के सामने गिरी थी और उसके सामने ही दम तोड़ दिया था। उसकी आंखें जो बेबसी और लाचारी में बस रुद्र को देखते हुए धीरे धीरे बंद हो गई थी, उसे देख रुद्र अपना होश खो बैठा था। लोगों की भीड़ उमड़ गई। विद्या ने वहां रुद्र को देखा तो तमाशा बनाने लगी। मधु ने लास्ट कॉल रुद्र को किया था, इसलिए सभी की सबकी निगाहें उस पर चली गई और कैलाश ने इसी का फायदा उठाया। इसी बीच सनाया भी लंदन चली गई। रुद्र ने धीरे धीरे सभी को खुद से दूर कर दिया था। मधु की मौत ने उसे गंभीर चोट दिया था। मधु की चीख और मौत रुद्र को सोने नहीं देती थी। एक पल का उसे चैन नहीं मिलता। वो मधु की मौत का खुद को जिम्मेदार मानने लगा था। कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया और धीरे धीरे सब बर्बाद होने लगा। किस्मत अच्छी रही, रुद्र बेगुनाह साबित हुआ, लेकिन अब वो अपने बिजनेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था और इसका फायदा उठाते हुए कैलाश फिर से अपना बिजनेस में ऊपर उठने लगा और हर जगह रुद्र की नाकामी साबित करने लगा। रुद्र ने भी खुद को अकेला ही कर लिया। उसकी ऐसी हालत देखकर हम सब डर गए थे। वह भी मधु के मौत को सुसाइड मानता था। क्या हुआ था मधु के साथ? मित्रा ने पूछा।
पुलिस जांच में मालूम चला था कि उस दिन मधु के कॉलेज में कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थे और पुलिस को मधु की मोबाइल भी नहीं मिली थी। पुलिस ने इसे सुसाइड का मामला बता दिया, लेकिन हमें लगा कि कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ। उसके पास सुसाइड करने का कोई वजह नहीं था, तो वो सुसाइड क्यों करेगी? और हमने अपने तरीके से पता करना शुरू किया। मैंने, ऋषि और रोहन ने कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे हैक किए और डिलीटेड डाटा को रिकवर किया, जहां साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन कुछ तो मालूम चला कि मधु किसी से भाग रही थी। कुछ लड़के उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हम किसी तरह उस टेरेस पर गए और हमने चारों तरफ से छानबीन करना शुरू किया और हमें मधु का मोबाइल मिला, जो उसने बहुत ही सुरक्षित जगह पर छुपाया था ताकि किसी के हाथ ना लगे। और फिर हम रुद्र के पास गए और वो हमें देखकर कहा, कितनी बार कहा है तुम सबसे कि मुझे अकेला छोड़ दो, फिर क्यों आ जाते हो परेशान करने के लिए? माया बोली, रुद्र, हमें कुछ मालूम चला है, मधु ने सुसाइड नहीं किया था। यह सुनकर वो शॉक्ड हो गया। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, तुमने सही सुना, हमें मधु का मोबाइल मिला है। और क्या था उस वीडियो में? मित्रा पूछे। कॉलेज में मॉडलिंग और स्कॉलरशिप पर एब्रॉड में पढ़ाई करने के बहाने यहाँ से लीगली ले जाकर स्टूडेंट को देह व्यापार में डाल देते थे और उन्हीं लड़कियों का सिलेक्शन होता था जिसका परिवार ना हो, यानी कि स्कॉलरशिप पर आई हो। और कॉलेज से हर साल 20 लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता था, उनके लिए फॉर्म निकाले जाते थे। उसने वीडियो जो भेजा था, उस वीडियो से यही हमें मालूम चला था। मधु की मौत के कुछ घंटे पहले जब वो मार्केट गई थी शॉपिंग के लिए, तभी उसकी नज़र अपने पापा पर पड़ी। वो अपने पापा को देखकर खुश हो गई। ओह, पापा भी आज यहाँ हैं, चलो मैं पापा को सरप्राइज कर देती हूँ। वो कैलाश तक पहुँचती तब तक कैलाश अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुका था और मधु उन्हें सरप्राइज देने के बहाने उनका पीछा करने लगी। लेकिन वो हैरान हो गई जब उसने देखा कि कैलाश की गाड़ी उसके कॉलेज के अंदर एंटर की। पापा मेरे कॉलेज में क्यों जा रहे हैं, वो भी संडे के दिन? चलो मैं भी देखती हूँ। मधु भी अंदर चली गई और जो उसने देखा और सुना वो सुनकर टूट चुकी थी। कैलाश ने कहा, मेरी बेटी को कुछ भी मालूम नहीं है और उसे मालूम चलना भी नहीं चाहिए, इसलिए वो लंदन तो जरूर जाएगी, लेकिन कॉलेज की तरफ से नहीं। मैं उसे स्पेशल लंदन भेजूंगा एजुकेशन के लिए, और जो लड़कियां हैं उन्हें जल्दी से रेडी करो। तभी उनमें से एक स्टाफ ने कहा, सर 20 लड़कियों में से 19 लड़की ही रेडी हुई है, एक लड़की उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, जिस वजह से इस काम में टाइम लग रहा है। कैलाश ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मेरी डील वहाँ हो चुकी है, मैं उनसे पैसे ले चुका हूँ। सारी लड़कियाँ समय पर जानी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कॉलेज बंद हो जाएगी और तुम सबकी नौकरी भी जाएगी। लड़कियाँ मेंटली और फिजिकली हेल्दी होनी चाहिए। मुझे पिछली बार की तरह कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम सबकी एक गलती ने मेरी बिजनेस ऐसे ही लॉस में डाल दिया है। वहाँ जाकर लड़कियों का कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। वहाँ क्लाइंट लड़कियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए 2 दिन के अंदर लड़कियाँ यहाँ से निकलनी चाहिए। कैलाश ने उन सबको आदेश देकर वहाँ से निकल गया, लेकिन मधु रुकी रही और वो पकड़ी भी गई। मधु को देखकर वे लड़कों ने कहा, पकड़ो उसे, लड़की ने हमारी सारी बातें सुन ली है, यहाँ से बचकर बाहर नहीं निकलनी चाहिए। एक लड़का किसी को फोन लगाकर कहता है, बॉस एक लड़की ने हमारी बातें सुन ली है। तो उधर से ऑर्डर आया, जान से मार दो उसे। मधु खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागती रही और लगातार रुद्र को कॉल भी करती रही, प्लीज़ भाई फ़ोन उठाओ, प्लीज़ प्लीज़। लेकिन मीटिंग की वजह से वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। मधु सोच रही थी, क्या करूँ भगवान, किसे फ़ोन करूँ। भागते भागते मधु कॉलेज के टेरेस पर जा चुकी थी और अपना मुंह दबाकर बैठ गई थी। वह बदमाश भी उसे ढूंढते ढूंढते टेरेस पर जा पहुंचे। एक ने कहा, यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे, भागनी नहीं चाहिए वरना हम सब नहीं बच पाएंगे। मधु की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह सोचकर भी सिहर जा रही थी कि कैसे उसके पापा उसे मारने का ऑर्डर दे सकते हैं, कैसे उसके पापा इतने घिनौने काम कर सकते हैं। उनमें से एक लड़के की फ़ोन की रिंग बजी तो वो जल्दी से उठाकर कहा, बॉस लगता है वो लड़की भाग निकली है, हम सब उसे ढूंढ ही रहे हैं, जल्दी हमारे हाथ आ जाएगी। उधर से वो बहुत ही गुस्से में कहा, तुम सबसे एक काम नहीं होता है, मैं आ रहा हूँ, तब तक उसे ढूंढो, बचनी नहीं चाहिए। उन सब का बॉस कॉलेज पहुँचता है। वे लड़के टेरेस पर ही थे। मधु उसके बॉस को देखना चाह रही थी कि आखिर इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन है।
लेकिन उससे पहले मधु ने सोचा, मुझे इस मोबाइल को ऐसी जगह छुपानी होगी जहां इन लोगों का हाथ ना पहुंचे। इस मोबाइल में ही वो सारे सबूत है। वह उसे एक सेफ जगह छुपाती है और उसका लोकेशन रुद्र को सेंड कर देती है। जहां शायद ही किसी की नज़र जाए वहां वह मोबाइल को छुपा देती है। लेकिन इससे पहले मधु से कुछ गिरने की आवाज़ आ जाती है और उसके गिरने की आवाज़ से उन लड़कों का कान खड़ा हो जाता है। उसका बॉस इशारे से उसे बाहर लाने के लिए कहता है। वह उसे बाहर लेकर आते हैं। अपने सामने मधु जिसे देखती है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वह हैरानी से बोली, तुम यह सब कर रहे हो? नहीं, प्लीज़ मेरे पास मत आना। उन लड़कों का बॉस धीरे धीरे उसके आगे बढ़ रहा था और वो अपना कदम पीछे कर रही थी। उसे मालूम ही नहीं चला कि कब वो टेरेस के किनारे तक आ गई है। उस टेरेस का एक किनारा खुला था। तुम यह मत सोचना कि तुम सब बच जाओगे। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मेरे पास जो भी सबूत है वह मैंने रुद्र भाई के लिए छोड़ दिया है। तुम सब मरोगे। मेरा भाई तुम सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। मधु अपनी आंखें बंद कर लेती है और बिल्डिंग से कूद जाती है और उसी वक्त रुद्र बिल्डिंग के अंदर आता है और वो रुद्र के सामने ही गिरती है। माया अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसकी आंखें नम हो गई थी। मित्रा की भी आंखें नम हो गई थी। मधु की लाइफ ऐसे समाप्त हो जाएगी किसी ने नहीं सोचा था। माया बोली, हजारों लड़कियों की जिंदगी उस कैलाश ने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। हमें लगा कि इन सब खेलों का मास्टरमाइंड कैलाश ही था, लेकिन कैलाश तो बस एक सस्ता मोहरा था। असल में इन खेलों का मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे था और वह तो कोई और था और हम सब उस तक पहुंचना चाह रहे थे। कैलाश को भी नहीं मालूम था कि मधु ने उसकी सारी सच्चाई सुन चुकी थी और जान चुकी थी, लेकिन वो आज तक रुद्र को ही अपनी बेटी का मौत का जिम्मेदार मानता रहा। पुलिस को क्यों नहीं बताया? मित्रा पूछी। क्योंकि कोई फायदा नहीं था मित्रा। यदि हम वो वीडियो क्लिप दे भी देते तो उसे कुछ भी साबित करना आसान नहीं होता। उस समय कैलाश का कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। वह आराम से बचकर निकल जाता। लेकिन जब हमें असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना हो तो हमें कैलाश को आज़ाद छोड़ना ही था ताकि हम उस मास्टरमाइंड तक पहुंच सके। रुद्र तो सबको मार देना चाहता था जो जो इस खेल में शामिल थे और हम सब जानते थे कि ऐसा करता तो वह बुरी तरह से फंस जाता और उसे बचाना हम सबके लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए उस वक्त खामोश रहना ही सही था और फिर हम सब लंदन चले आए। अब रुद्र की जिंदगी का एक ही मकसद था, मधु के कातिल तक पहुंचना, और उसके लिए उसे बहुत ही पावरफुल बनना था ताकि वो जो चाहे जैसा चाहे कर सके। उसने लंदन में नई बिजनेस स्टार्ट की और दिन रात मेहनत की। वो वहाँ फेमस होने लगा और वक्त और किस्मत ने उसका साथ दिया और वो लंदन का बहुत बड़ा और पावरफुल आदमी बन गया। रुद्र इतना पावरफुल हो गया कि जो चाहे जैसा चाहे वो कर सकता था और लंदन में कैलाश के बिजनेस को उसने बर्बाद करना शुरू कर दिया। कैलाश और उसके आदमी उन सबूतों के लिए रुद्र पर कई बार हमले भी किए, लेकिन हर बार रुद्र बच जाता। इधर हेमा जी रुद्र से बोली, तुम्हें अब सनाया से विवाह करना ही होगा। क्या क्या कह रही हैं आप ऐसा सोच भी कैसे सकती कि मैं सनाया से शादी करूंगा? रुद्र ने तीखे शब्दों में कहा। मैंने कभी उसे अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में नहीं देखा है और कभी देख भी नहीं सकता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत कीजिए। अच्छा है रुद्र, लेकिन ऐसा क्यों? उसके साथ जो भी हुआ कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो और आज भी उसके साथ जो हो रहा है वो भी तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। क्या जरूरत थी वहां पर उस कैलाश की पत्नी और बहू को बुलाने की? हेमा जी कठोर शब्द में पूछी। बस करो बहू, रुद्र ने जो भी किया उसकी कोई वजह होगी, इसके लिए तुम उसे दोषी नहीं ठहरा सकती हो। गायत्री जी बोली तो हेमा जी ने कहा, हाँ आपने सही कहा माँ, आज तक हम सभी इससे डरते रहे, कभी इसे कोई आईना दिखाना ही नहीं चाहा, यह सोचकर कि इसे तकलीफ ना हो, दर्द ना हो। लेकिन इसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हमें इसकी वजह से कितनी दर्द और तकलीफ होती है। कैलाश की दुश्मनी में और कोई बर्बाद हुआ हो या ना हो, लेकिन सनाया बर्बाद हो गई। उस कैलाश ने इससे बदला लेने के लिए मेरी फूल सी मासूम सनाया की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, और जब उसकी लाइफ संवारने की बात है तो यह अब पीछे हट रहा है। यह क्या बात हुई है माँ? रुद्र ने उसकी जिम्मेदारी तो ली है ना, इसमें जरूरी नहीं कि उससे शादी ही किया जाए। अब तक रुद्र ने उसे प्रोटेक्ट किया है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन तुम इस तरह से इसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती हो। विजय जी बोले, ओह तो आप ही बता दीजिए कि फिर सनाया से शादी कौन करेगा, कौन उसका हाथ थामेगा?
उसकी सच्चाई जानने के बाद कौन लड़का उससे विवाह करना चाहेगा? हेमा जी का सवाल सुन सब चुप हो गए थे। रुद्र भी खामोश था। उसके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा था। वह अपने कमरे में जाने को हुआ तो हेमा जी ने एक बार फिर बोला, रुद्र, तुम जानते हो कि सनाया कौन है? तो आज मैं उसका सच तुम्हें बताऊंगी और पूरे घर वालों को भी। उसके बाद तुम फैसला कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। रुद्र उन्हें सवालिया नजर से देखने लगा तो हेमा जी सनाया और मित्रा का सच उसे बताती है, जिससे सुनकर रुद्र और घर वाले चौंक जाते हैं। क्या? यह तुम क्या कह रही हो? विजय जी पूछे। आपने सही सुना, दोनों सगी बहनें हैं और यदि सनाया को सच मालूम चलेगा तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सनाया तो पूरी तरह से टूट जाएगी। उसे तो अपने माँ बाप का भी प्यार नहीं मिला। इसलिए फैसला अब तुम्हें करना है रुद्र। रुद्र अपने कमरे में चला जाता है। आज उसकी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ही फैसला करे। वह अपनी आंखें बंद कर हेमा जी की एक एक बात को याद करता है। जब एक बार बिजनेस के काम से रुद्र का दुबई जाना हुआ था, रोहन और ऋषि उसके साथ में ही थे। जिस होटल में उसकी मीटिंग थी, उसी होटल में रुद्र के लिए वहां का मैनेजर ने वन नाइट स्टैंड के लिए एक कॉल गर्ल हायर किया था, क्योंकि वह रुद्र को इम्प्रेस करना चाह रहा था ताकि वह उसके होटल को एक्सपेंड करने के लिए डोनेशन दे। रुद्र की एक आदत थी, वह कभी भी इंटीमेट होते समय लड़कियों का फेस नहीं देखता था। रात में वो कभी सो नहीं पाता, इसलिए वो अक्सर अपनी रात लड़कियों के साथ ही गुजारता था, लेकिन उनकी मर्जी से। कभी उसने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब सुबह रुद्र की आंखें खुली तो जिसके साथ उसने रात गुजारा था वह लड़की अभी तक वहीं थी। जब उसने उसे देखा तो वह बर्फ के भांति जम सा गया था। वह लड़की कोई और नहीं, सनाया थी। उसकी आंखें नम हो गई। सनाया? रुद्र ने कहा तो वह उसकी तरफ देखी। उसकी भी आंखों में अपनी बेबसी और लाचारी के आंसू थे। वह रुद्र से लिपटकर रोने लगी। वह पूछा, तुम तो लंदन में थी ना, तो फिर यहाँ कैसे? और कल रात मैं तुम्हारे साथ? रुद्र को खुद से घृणा आ रही थी। सनाया बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रुद्र, मेरी ही किस्मत ऐसी है। तुम्हारे साथ बिस्तर पर आई तो तुम्हारा प्यार बनकर नहीं, कुछ और ही बन गई। सुनकर रुद्र के पैर लड़खड़ा गए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। रुद्र ने फिर पूछा, यह सब हुआ कैसे और तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? वह बोली, मॉडलिंग के बहाने मुझे लंदन लाया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे सच्चाई मालूम चली कि यह सब एक जाल है जहाँ लड़कियों को उसके सपनों का सहारा लेकर फंसाया जाता है। मैं किससे कहती रुद्र? तुमने मुझे अपनी जिंदगी में लौटने से मना कर दिया था। मैं अनाथ थी, एक आंटी का सहारा था, लेकिन अर्जुन से विवाह के लिए मना करने की वजह से वो भी मुझसे नाराज थी। अपनी किस्मत समझ सच्चाई से समझौता कर लिया और फिर मुझे दुबई भेज दिया गया और आज तुमसे मिली हूँ। कौन है वो जिसने तुम्हें इस घिनौने काम में डाला? बोलो, मैं उसकी जान ले लूँगा। रुद्र गुस्से से पूछा। कैलाश और उसका बेटा रमन। नहीं जानती कि वो दोनों कौन है, बस देखा है जब दोनों मेरे आश्रम आए थे जिस दिन मैं लंदन निकलने वाली थी। सनाया ने कहा। क्या वे दोनों? लेकिन क्यों? रुद्र हैरानी से पूछा। मॉडलिंग के लिए मैं जिस कंपनी के थ्रू लंदन जा रही थी, जिसने मेरा फॉर्म एक्सेप्ट किया था, वह उनकी ही कंपनी थी। वो मुझे ग्रिट करने आए थे। कहा था कि जब तक मेरी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता मैं उनकी और उनकी कंपनी के बारे में किसी से कुछ ना कहूँ। यह उनकी कंपनी की पॉलिसी है। फिर उनसे मेरी मुलाकात लंदन में हुई, जहाँ मैंने उनका असली चेहरा देखा। रुद्र गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और वह समझ जाता है कि उससे बदला लेने के लिए कैलाश ने सनाया को मोहरा बनाया, क्योंकि कैलाश ने रुद्र के साथ उसे कई बार देखा था। यह और बात है कि सनाया को कुछ भी मालूम नहीं था कि कैलाश रुद्र का अपना सगा मामा है। सनाया बोली, मुझे अब निकलना होगा रुद्र, तुम ये सब भूल जाना। नहीं, तुम अब कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ लंदन चलोगी, अपने आंटी के घर। रुद्र ने कहा तो सनाया की आंखें नम हो गई और वह बोली, वे लोग बहुत खतरनाक है। मेरा सौदा हुआ है पूरे साल भर के लिए। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। उनका बिजनेस में नुकसान हो वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए तुम जाओ रुद्र, मैं चाहकर भी नहीं आ सकती। अब मुझे आदत हो गई है इन सब की।
वह सब मैं देख लूँगा सनाया, मुझ पर भरोसा रखो, दोस्त हूँ तुम्हारा। एक बार अपनी दोस्ती तो निभाने दो। मैंने अनजाने में ही सही लेकिन तुम्हारे साथ गलत ही किया है, उसका प्रायश्चित तो करने दो, रुद्र ने कहा। और वो सनाया को लेकर लंदन आ गया। उसे देखकर घर में सभी बहुत खुश हुए, बस देविका को छोड़कर। बल्कि वो रुद्र से पूछती भी है, आप जानते हो रुद्र, वो यहाँ रहेगी तो मेरा और अर्जुन का रिश्ता ठीक होने की बजाय खराब होने लगेगा। फिर भी उसे लेकर आए। भाभी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सनाया के लिए इससे सुरक्षित कोई जगह नहीं है। मैं उसे वापस इंडिया नहीं भेज सकता हूँ अभी, और फिर मुझे उस कैलाश तक पहुँचना है, इसलिए प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। रुद्र ने कहा तो देविका मान गई थी, क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा था। इधर कैलाश और उसका आदमी सनाया को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसके गायब होने की वजह से उसे बहुत नुकसान हो रहा था। जिसने सनाया की कीमत उसे दिया था, वो वापस अपनी कीमत भी मांग रहा था, और साथ में कैलाश को जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। कैलाश को किसी तरह मालूम चल गया था कि सनाया रुद्र के साथ है, और उसने रुद्र को उसके बारे में सब बता दिया है। मधु और सबूत की वजह से कैलाश ऐसे ही रुद्र को अपना दुश्मन बना लिया था। और अब सनाया, कैलाश को वो किसी भी कीमत पर चाहिए थी, लेकिन अब उसका रुद्र से पंगा लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। रुद्र कोई नाम नहीं था, अब एक ब्रांड था, और लंदन का शान बन गया था। अब उसे छूना भी मुश्किल था उस कैलाश के लिए। इसलिए उसने एक प्लान बनाया। जब एक दिन रुद्र और सनाया वहां जाने के लिए निकले जहां से कैलाश अपना धंधा चला रहा था, और उस कैलाश को खबर भी लग गई थी। रास्ते में ही उसके आदमी ने उन पर अटैक कर दिया। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो गई। रुद्र को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सनाया को गोली लग गई और वह कोमा में चली गई। सोचते सोचते रुद्र की आंखें नम हो गई और वो अपने अतीत की दुनिया से बाहर आया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी हर सांस में, हर याद में, उसकी धड़कन में सिर्फ मित्रा थी। वह पागलों की तरह बस मित्रा को चाहता था। फिर वह कैसे सनाया से शादी का सोच सकता था? उसने काफी देर सोचा और फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई और खुद से बोला, बहुत हुआ प्यार मोहब्बत का खेल, अब फैसले की घड़ी है। एक ऐसा फैसला जो मुझे उस मास्टर माइंड तक पहुंचाएगा जिसने मधु को मारा था। मैं रुद्र प्रताप सिंह, मैं अपने मकसद से नहीं भटक सकता हूँ। आज शाम की पार्टी बहुत खास होगी। इधर माया मित्रा से बोली, रुद्र ने पहली बार किसी से मोहब्बत की है, और वो तुम हो मित्रा। भले वो अपनी जुबान से ना कहे, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी माँ और मधु के जैसे तुम उससे दूर ना हो जाओ, इसलिए वो कोशिश करता है कि तुमसे दूर रहे। लेकिन पागल है, समझता नहीं है कि सच्ची मोहब्बत दूर रहने कहाँ देती है। देखो मित्रा, वह लड़कियों के पास कभी प्यार से गया ही नहीं। जब उसके लिए उसका रात भारी होने लगता है, तब उस अकेलेपन से हार कर वह चला जाता है। लेकिन किसी के साथ उसने कभी जबरदस्ती नहीं की, और जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो, वो कभी किसी और के पास गया ही नहीं। उसे सिर्फ तुम्हारी चाहत है। और एक बात और, जो तुम्हारे मिस्टर रुद्र को सबसे खास और अलग बनाता है। मित्रा की आंखों में चमक आ गई थी। जब रुद्र को मालूम चला कि हमारे देश और आसपास के देशों से लड़कियों और बच्चियों को विदेश में बेच दिया जाता है, तो उसने मधु फाउंडेशन खोला, जो सीक्रेटली काम करता है। हम उन लड़कियों को रेस्क्यू करते हैं और सुरक्षित उन्हें घर पहुंचाते हैं। और जो लड़के पहले से ही इस दलदल में फंस गई है, या जो अपने घर वापस जाना ही नहीं चाहती है, तो हम उन्हें हर तरह की सुरक्षा प्रदान करते हैं। और इस काम में हमारी लंदन की कुछ पुलिस और वहाँ की आम जनता मदद करती है। रुद्र का रियल एस्टेट और होटल मैनेजमेंट के सिवा भी बहुत सारे बिजनेस हैं। इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है, और मालूम चलना भी नहीं चाहिए। यह काम करना हमारा सीक्रेट मिशन है। अब हमें चलना चाहिए, घर में सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। माया और मित्रा घर पहुंचते हैं। सभी खामोश और शाम की पार्टी के लिए रेडी हो रहे थे। मन तो किसी का नहीं था, लेकिन रुद्र के लिए सभी को करना ही था। इधर सनाया को होश आ गया था। वह खाली आंखों से पूरे कमरे को देख रही थी। वह रुद्र से बात करना चाह रही थी। तभी कमरे में हेमा जी आई और बोली, चलो रेडी हो जाओ, आज शाम की पार्टी के लिए। तो वह बिगड़ते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाने आंटी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आपने भी मुझसे सच छुपाया है,
हेमा जी ने कहा। कुछ बातों का कोई मतलब नहीं होता है और हमेशा सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। तुम मुझे अपना आंटी मानती हो तो मुझ पर भरोसा रखो और जैसा कह रही हूँ वैसा करो, समझी? इधर मित्रा भी बहुत खुश थी। वह रुद्र के दिए हुए गिफ्ट में जो ड्रेस था वह पहनती है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। खुद को आईने में देखकर कह रही थी, सच में हम आज कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि मिस्टर रुद्र की निगाहें सिर्फ हम पर ही रहे और आज पार्टी खत्म होने के बाद हम उन्हें अपने दिल की बात कहेंगे कि हम उनसे कितना मोहब्बत करते हैं। जो अब तक हमारी निगाहें कहती रही, आज हम जुबान से कहेंगे। उनके हर जख्म को, हर दर्द को भर देंगे। और वो खुद में शर्माने भी लगती है। हमें कितनी शर्म आ रही है यह सोचकर कि जब हम उन्हें अपने दिल की बात कहेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। उनकी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। हमें तो अभी से ही शर्म आ रही है। और इधर रुद्र भी खुद को रेडी करता है। उसका चेहरा सख्त और गंभीर था, जिस पर कई सारे सवाल थे। क्या होने वाला था पार्टी में? कौन सा फैसला लेने वाला था रुद्र? क्या रुद्र का सच जानने के बाद मित्रा उससे प्यार कर पाएगी? उस पर फिर से भरोसा कर पाएगी? कौन था वो इन सारे खेलों का मास्टरमाइंड? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।